नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आपने ऐसी कई रिपोर्ट्स देखी होंगी जिसमें संसद में कामकाज की अवधि में आ रही कमी को लेकर चिंता जताई गई होगी। आजादी से लेकर अब तक के सफरनामे पर नजर दौड़ाएं तो निश्चित तौर पर यह चिंता पैदा करने वाली स्थिति है। लेकिन इस दौरान संसद में कई ऐसी बहसें हुई हैं जो देश के लिए, समाज के लिए बेहद उपयोगी हैं और विधायिका के लिए तो बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। इनमें राजनीतिक भागीदारी से लेकर व्यक्तिगत निष्ठा और संजीदगी बेहद अहम है। राज्यसभा और लोकसभा में कई ऐसे सांसद हैं जिन्हें देश के लाखों करोड़ों लोग सुनना चाहते हैं। बात चाहे किसी विधेयक पर बहस की हो या फिर जनहित के मुद्दे उठाने की, उनकी मौजूदगी और हस्तक्षेप की विरोधी पार्टियां भी प्रशंसा करती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही 5 सांसदों की जिन्हें भारतीय संसदीय समूह ने उत्कृष्ट सांसद के तौर पर चुना है। लोकसभा और राज्यसभा के लगभग 800 सांसदों में हर साल एक सांसद को चुनना आसान काम नहीं है और ये उपलब्धि हासिल करना तो और भी मुश्किल है। हम इस प्रक्रिया को आपको बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कौन है ये 5 सांसद और कैसी रही उनकी राजनीतिक यात्रा। साथ ही बताएंगे इससे पहले किन दिग्गज सांसदों को यह सम्मान मिल चुका है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला देश की जानी पहचानी शख्सियत हैं। 4-5 दशकों से सक्रिय राजनीति में उन्होंने कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को अंजाम दिया। वो 6 बार ऊपरी सदन यानी राज्यसभा की सदस्य रहीं और इस दौरान सदन में उन्होंने कई जरूरी मुद्दे उठाए और बहस में हिस्सा लिया। वर्ष 2013 के लिए उन्हें उत्कृष्ट सांसद के सम्मान से नवाजा गया है। आइए एक नजर डालते हैं नजमा हेपतुल्ला के राजनीतिक सफरनामे पर। 13 अप्रैल 1940 को तत्कालीन भोपाल राज्य में सैयदा नजमा बिनते यूसुफ का जन्म हुआ। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के खानदान से ताल्लुक रखने वाली नजमा को राजनीति विरासत में मिली। शुरुआती पढ़ाई लिखाई भोपाल में पूरी कर उन्होंने जंतु विज्ञान में MSc और PhD की। 1966 में अकबर अली हेपतुल्ला से सैयदा नजमा की शादी हुई तो उन्होंने अपना नाम बदलकर नजमा हेपतुल्ला कर लिया। उसी दौरान उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने खूब मेहनत की। 1980 में कांग्रेस के टिकट पर वो राज्यसभा में महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करने पहुंची। पहले काल में उन्होंने कई अहम संसदीय समितियों में अहम भूमिका अदा की। याचिका समिति और लोक लेखा समिति में नजमा हेपतुल्ला के काम की खूब सराहना हुई। 1985 में उन्हें पहली बार राज्यसभा का उपसभापति चुना गया, लेकिन संसदीय कार्यकुशलता के चलते उन्हें 3 बार और ये पद मिला और 1988 से लेकर 2004 तक वो लगातार सदन की उपसभापति रही। राज्यसभा में उन्होंने लगातार 6 कार्यकाल पूरे किए। नजमा हेपतुल्ला ने अपने राजनीतिक करियर में लगातार तरक्की की। एक सांसद के तौर पर तो उनके हुनर को सब जानते ही हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता से लेकर कांग्रेस के महासचिव तक उन्होंने कई अहम राजनीतिक काम को अंजाम दिया। 1980 से लेकर 2016 तक ऊपरी सदन में उनकी मजबूत उपस्थिति का पूरा देश गवाह है। राज्यसभा में लगातार 24 साल कांग्रेस की नुमाइंदगी करने के बाद उन्होंने साल 2004 में पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और इसके ठीक बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने उन्हें हाथों हाथ लिया और 2007 में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्हें अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा। हालांकि नजमा हेपतुल्ला को इस चुनाव में मोहम्मद हामिद अंसारी के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन इससे उनके आत्मविश्वास पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी तो नजमा हेपतुल्ला को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया। 2 साल तक वो इस पद पर रहीं और इसके बाद उन्हें मणिपुर के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सांसद के तौर पर नजमा हेपतुल्ला की पहचान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी है। 1998-99 में उन्हें अंतर संसदीय यूनियन के कार्यकारी समिति का उपाध्यक्ष चुना गया।
लेकिन 1999 में उन्हें आईपीयू का अध्यक्ष चुना गया। आईपीयू के 110 साल के इतिहास में उन्हें पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव हासिल है। 2002 तक वो इस पद पर बनी रहीं और उसी साल आईपीयू ने उन्हें मानद अध्यक्ष का दर्जा दिया। नजमा हेपतुल्ला ने दुनिया के हर हिस्से को देखा है। धरती का शायद ही कोई इलाका है जहां उन्होंने यात्रा न की हो। संसदीय बारीकियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जीवन शैली से वो खूब वाकिफ हैं। विज्ञान, स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उनके पसंदीदा विषय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के लुटियंस जोन में तमाम वीवीआईपी शख्सियतें रहती हैं, खासकर सांसद और मंत्री। इन शख्सियतों को एक नज़र इनकी देखना ही आम लोगों के लिए कौतूहल की बात है। लेकिन इन्हीं वीवीआईपी शख्सियतों की कतार में एक सांसद भी है जिसे आप छड़ी उठाए फुटपाथों पर बिना किसी सिक्योरिटी और तामझाम के आम इंसान की तरह चहलकदमी करते हुए देख सकते हैं। बेहद साधारण जीवन शैली, लेकिन बोलने में ऐसी मुखरता कि संसद के भीतर प्रधानमंत्री तक कभी भावुक होकर रो पड़े तो कभी पेट पकड़कर हंसने लगे। हुकुमदेव नारायण यादव जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। आइए जानते हैं उनका जीवन सफर और समझते हैं कि क्यों उन्हें साल 2014 का उत्कृष्ट सांसद चुना गया। हुकुमदेव नारायण यादव आज बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा नाम है। हुकुमदेव नारायण यादव को अपनी विशिष्ट शैली में संसद के पटल से लेकर सार्वजनिक मंचों पर किसानों और गरीबों की आवाज उठाने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है। गांव प्रधान से लेकर संसद तक के अपने सफर में हुकुमदेव नारायण यादव ने जनता के मुद्दों को हमेशा अपनी सोच और राजनीति में जगह दी। कि किसानों, अपने दुश्मन को पहचान लो और दोस्त को जान लो। अपने दुश्मन से लड़ना सीख लो और दोस्त से दिल मिलाना सीख लो तो तुम्हारा तकदीर बदल जाएगा। साधारण जीवन शैली और बेहद प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखने वाले हुकुमदेव नारायण यादव को साल 2014 के लिए उत्कृष्ट सांसद सम्मान से नवाजा गया है। गांव की गली में चलते, कीचड़ में चलते हुए, खेत के मेड़ पर चलते हुए, अपने हाथ से हल कुदाल चलाते, एक सामान्य परिवार में जन्म लिया हुआ आदमी, मजदूरी के जैसे माँ काम करने वाली, हल चलाने वाला मेरे पिता थे। और वहाँ से कभी ये कामना नहीं थी कि इतने ऊंची जगह पर मैं पहुँचूँगा और मुझे इतना श्रेष्ठ पुरस्कार मिलेगा। बिहार के दरभंगा के बिजुली गांव के साधारण से परिवार में 17 नवंबर 1939 को हुकुमदेव नारायण का जन्म हुआ। उनके पिता राजगीर यादव स्वतंत्रता सेनानी थे और माता चंपा देवी गृहिणी। गांव में शुरुआती पढ़ाई के बाद हुकुमदेव ने बिहार विश्वविद्यालय के चंद्रधारी महाविद्यालय मुजफ्फरपुर से राजनीति शास्त्र में स्नातक किया। इसके बाद वो सामाजिक राजनीतिक कामों में जुट गए। 1960 में वो बिजुली गांव के प्रधान निर्वाचित हुए। 1967 में पहली बार वो बिहार विधानसभा के लिए चुने गए और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 1974 से 1977 तक वो भारतीय लोकदल के बिहार महासचिव चुने गए। 1977 के चुनाव में वो पहली बार छठी लोकसभा के लिए चुने गए। वो जनता पार्टी से भी जुड़े और बिहार के महासचिव रहे। आपातकाल के दौरान उन्होंने जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 20 महीने जेल भी रहे। एक बार मैंने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने कहा, जात पर न पात पर, इंदिरा जी के बात पर मोहर लगाओ हाथ पर। अब हिंदुस्तान की जनता कहती है आधी दो, छोटी दो या मोटी दो, इंदिरा मैया रोटी दो। तब इंदिरा गांधी कहाँ सुन रही हैं, तो इतने जोर से मुस्कुराई थी। तो ऐसे जो संसद में समय आते हैं ना, तो मैंने देखा है कि लोग उसको कोई व्यक्तिगत नहीं लेते हैं, उसको कुछ ज्ञान अर्जन के लिए ऐसे लेते हैं संसद में। उसी तरह मैं जब बोलता हूँ तो मेरे बोलने पर चौधरी चरण सिंह की आंख में आंसू आ जाते थे, रुमाल लेकर पूछने लगते थे, कर्पूरी ठाकुर भावुक हो जाते थे। हुकुमदेव नारायण यादव 1980 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए और लोकदल के चीफ व्हिप रहे। 1982 से 1984 तक वो राज्यसभा में उपनेता भी रहे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों में उन्होंने अपना योगदान दिया। 1989 में
वो दूसरी बार नवीं लोकसभा के लिए चुने गए। 1990 में उन्हें केंद्रीय कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की अहम जिम्मेदारी मिली। 1999 में वो 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 99 में ही उन्हें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाया गया। 2000 में वो भूतल परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए। बाद में वो जहाजरानी राज्य मंत्री भी बने और 2001 में फिर से कृषि राज्य मंत्री की अहम जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। 2009 के आम चुनावों में हुकुमदेव नारायण 15वीं लोकसभा के लिए चौथी बार सांसद बने। इस बार उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें कृषि मामले, सरकारी आश्वासन समिति, शहरी विकास और ओबीसी कल्याण पर संसदीय समितियों का सदस्य चुना गया। मई 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए वो 5वीं बार लोकसभा पहुंचे। इस बार उनकी जिम्मेदारी में और इजाफा किया गया और 2014 से कृषि मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष के तौर पर वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी वो कई और समितियों में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। सभी सांसद को कहना चाहेंगे कि नीति, नेता, नियत, इस पर परखो। नेता बड़ा अच्छा हो, उसकी नीति भी सही हो, लेकिन नियत खराब हो तो सब खराब है। कितने भी सुंदर हो, लेकिन उसके मुंह पर अगर काला पोता पुता हुआ हो तो सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है। सब है नियत पर। हुकुमदेव नारायण पेशे से किसान होने के साथ ही गरीबों और आदिवासियों के लिए काम करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वो एक राजनीतिक शख्सियत तो हैं ही, साथ ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी जमीन से जुड़े हुए बेहद सामान्य जीवन शैली जीने वाले नेता हैं। अरुणा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओडिशा के तेज तर्रार नेता भर्तृहरि मेहताब ने सांसद के तौर पर बेहद सक्रिय भूमिका निभाई है। बीजू जनता दल की तरफ से उन्होंने लोकसभा में जिस तरह से संजीदगी के साथ मुद्दे उठाए और बहस में हिस्सेदारी ली, उसकी विरोधी भी सराहना करते हैं। 2017 के लिए उन्हें उत्कृष्ट सांसद के सम्मान से नवाजा गया है। आइए जानते हैं भर्तृहरि मेहताब के बारे में। ओडिशा के भद्रक जिले में 8 सितंबर 1957 को भर्तृहरि मेहताब का जन्म हुआ। कटक यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एमए करने के बाद राजनीति के प्रति उनका रुझान बढ़ने लगा। सामाजिक कार्यों में जोर शोर से जुटने के बाद सक्रिय राजनीति की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाने शुरू किए। इस बीच 1982 में महाश्वेता मेहताब से उनकी शादी हुई। परिवार में इस वक्त एक बेटा और एक बेटी है। भर्तृहरि मेहताब के राजनीतिक जीवन में पहला बड़ा मोड़ तब आया जब 1998 में बीजू जनता दल ने उन्हें कटक लोकसभा सीट से मैदान में उतारा। 12वीं लोकसभा में वो महज 13 महीनों के लिए सांसद रहे, लेकिन इस दौरान विशेष अधिकार समिति, विदेश मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय से जुड़ी समितियों में अहम भूमिका अदा की। इसके बाद उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। तब से लेकर अब तक वो लोकसभा में लगातार जीत दर्ज करते आए हैं। भर्तृहरि मेहताब की पहचान बेहद संजीदा नेता की रही है। बैठ के दूसरों को भी सुनना चाहिए और मेरी यही कोशिश रही है कि मैं दूसरों से सीखूं और अपने हिसाब से जो मुझे ठीक लगे उसको व्यक्त करूं हाउस में फोर्सफुली। लगातार 5 बार से वो लोकसभा में सांसद रहे हैं और इस दौरान न सिर्फ लोकसभा में बल्कि संसदीय समितियों में उनके कामकाज की खूब सराहना हुई। भर्तृहरि मेहताब की सांगठनिक पकड़ और सांसद के बतौर लोकसभा में बहस की खूबियों को देखते हुए बीजू जनता दल ने उन्हें सदन में पार्टी का नेता बना दिया। इस वक्त लोकसभा में वो बीजेडी की अगुवाई करते हैं। 13th, 14th, 15th, 16th और 12th जो पहला बस 13 महीने का था। आई हैव बीन रिपीटेड एज अ कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी और आज हमारे पार्टी के लीडर नवीन पटनायक ने मुझे लीडर बनाया पार्लियामेंट्री पार्टी का और आज मैं फ्रंट रो में बैठ रहा हूँ। आगे जाने की और मुझे इच्छा भी नहीं है क्योंकि आगे कुएं हैं। संसद में बीजेडी की नुमाइंदगी के अलावा वो जनहित के मुद्दों पर बाहर भी लगातार बोलते आए हैं। यही नहीं, विदेशी सांसदों के साथ बनी समितियों में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई।
लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर साल 2017 का उन्हें सबसे उत्कृष्ट सांसद चुना गया है। उनके चुनाव पर शायद ही किसी को हैरानी हो। मेरे से पहले भी जिन लोगों को मिला है ये अवार्ड, काफ़ी दिग्गज आदमी है। मेरा एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है और मैं भी जब भी पार्लियामेंट में बोलता हूँ, मेरे लिए दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश मेरे लिए फ़ॉरेन है। फिर भी मेरे परफॉर्मेंस को देख के इन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, ये काफ़ी बड़ी बात है। उनकी खासियत एक ऐसे नेता की रही है जो अपनी बारी का इंतजार करते हैं और मुद्दों पर बेहद सटीक और सुलझे हुए तरीके से जनहित के मुद्दे उठाते हैं। अरुणा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पश्चिम बंगाल की बैरकपुर सीट से लोकसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी को वर्ष 2016 के लिए उत्कृष्ट सांसद चुना गया है। आइए एक नजर डाल लेते हैं उनके अब तक के राजनीतिक और सामाजिक सफर पर। आप जो भी आज करें, थोड़ी इस संसद की गरिमा को नजरअंदाज मत कीजिएगा। ये बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं मैडम कि पूरा देश देख रहा है कि आज ऐसी बात होगी संसद में, इस तरफ से या इस तरफ से, दोनों तरफ से एक सुर मिलेंगे। कहा ना कि सुर मिले मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। उनका जन्म 4 जून 1950 को दिल्ली में एक गुजराती परिवार में हुआ था। इनका परिवार 1947 में भारत विभाजन के बाद कराची से दिल्ली आ गया था। इनकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में हुई। इसके बाद इन्होंने कोलकाता के मशहूर सेंट जेवियर्स कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय से MBA किया। उनका जीवन काफी मजेदार रहा है। पहले उन्होंने पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग ली, फिर सितार और शास्त्रीय संगीत की दीक्षा ली। उन्होंने पुणे के फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अभिनय का प्रशिक्षण लेने के लिए भी आवेदन किया, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। फिर रामकृष्ण मिशन का एक विज्ञापन देखकर उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला कर लिया, लेकिन परिवार और शिकागो में एक स्वामी की सलाह पर सन्यासी बनने का इरादा बदल दिया। हमको गर्व है कि हिंदुस्तान एक देश है जिसमें हमारे ऋषि मुनियों ने ये सोचा है कि पूरा मानव जात एक परिवार है। यदि मानव जात एक परिवार होता, और विच है जो आप सोचते हैं कहते हैं, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहाँ रहेगा? वो उसलिए तो है ना, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इन्होंने 2 साल तक शिकागो में डेटेक्स कंपनी में काम किया। इसके बाद कोलकाता में नौकरी की। 1980 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। 1990 में VP सिंह से प्रभावित होकर वो जनता दल में चले गए। 1990 और 96 के बीच वो गुजरात से जनता दल के राज्यसभा सांसद रहे। 1998 में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई तो दिनेश त्रिवेदी उनके साथ हो लिए। उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। साल 2002 में उन्हें पार्टी ने राज्यसभा में भेज दिया। 2009 में वो पश्चिम बंगाल की बैरकपुर सीट से लोकसभा के लिए चुने गए। 2011-12 के बीच वो केंद्र सरकार में पहले परिवार कल्याण मंत्री और फिर रेल मंत्री रहे। 2014 में वो एक बार फिर बैरकपुर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2014-2016 के बीच दिनेश त्रिवेदी रेल मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष रहे। इसके बाद वो कई और संसदीय समितियों में सदस्य बनाए गए। दिनेश त्रिवेदी सामाजिक जीवन में भी काफी सक्रिय हैं। उनके लेख कई प्रमुख पत्र और पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। राजनीति, अर्थशास्त्र, प्रबंधन और नागरिक विमानन जैसे मामलों पर वो अक्सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर व्याख्यान देते नजर आते हैं। संसद में भी उनकी पहचान एक कुशल वक्ता की है जो तमाम मुद्दों पर अपनी बात मजबूती से रखते हैं। आकाश पोपली के साथ जैका मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और 2015 के लिए उत्कृष्ट सांसद चुने गए गुलाम नबी आज़ाद का करियर बेहद शानदार रहा है। फिलहाल वो राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं और मौजूदा समय में जम्मू और कश्मीर से राज्यसभा के सदस्य। जाते जाते उनके सफर के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद राज्यसभा सांसद हैं और सदन में नेता विपक्ष हैं। अपने बेहतरीन बर्ताव, अच्छी बोलचाल और शानदार भाषण कला के लिए वो मशहूर हैं। मिलनसार व्यवहार और लोगों तक आसान पहुंच के चलते वो आम जनता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में समान रूप से लोकप्रिय हैं।
सिर्फ उनकी पार्टी के सदस्य और सहयोगी दल ही नहीं, बल्कि विरोधी भी उनकी सरलता और व्यवहार की तारीफ करते हैं। सेकुलरवाद, भारतीयता, समानता और मानववाद पर अपनी सोच के चलते वो अपने गृह राज्य जम्मू कश्मीर के बाहर भी काफी लोकप्रिय हैं। कांग्रेस पार्टी उन्हें संगठन और संसद के भीतर अच्छा प्रबंधक मानती है। उन्हें वर्ष 2015 के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार के लिए चुना गया है। में ये अवार्ड हमारा अवार्ड नहीं है, ये अवार्ड उन देश के करोड़ों लोगों का अवार्ड है जो मजदूर हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ है, जिनकी तकलीफें देखकर, जिनकी मुश्किलात देखकर हमें ऊर्जा मिलती है, एक साहस मिलता है कि उनकी लड़ाई हम सदन के अंदर लड़े। गुलाम नबी आजाद का जन्म 7 मार्च 1949 को जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के सोती गांव में हुआ। शुरुआती पढ़ाई गांव में ही की। इसके बाद उन्होंने भदरवा, जम्मू और फिर श्रीनगर से आगे की पढ़ाई की। गुलाम नबी आजाद ने 1972 में कश्मीर विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान में एमएससी की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के जमाने में वो अपने इलाके के सबसे प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी छात्र माने जाते थे। इस दौर में वो एनसीसी कैडेट भी रहे। 1980 में उनकी शादी मशहूर कश्मीरी गायिका शमीम देव आजाद के साथ हुई। हम भावुक जब हो जाते हैं तो बहुत सारे मुद्दों पर भावुक हो जाते हैं जहां हमने खुद वो पीड़ा देखी हो, जहां खुद वो दर्द देखा हो, तो आदमी को लगता है कि कपड़े फाड़ दे। ये कोई उस वक्त कोई जो सरकार में हो, कोई भी हो, उसके व्यक्ति के खिलाफ या व्यक्तित्व के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं होती है। उस भावना में जो ताकत होती है और वो लगता है कि ये आदमी कर सकता है और क्यों नहीं करता, इसे इंसाफ क्यों नहीं देता। तो मैं समझता हूं कि ये उन लोगों का अवार्ड है जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, जिनसे ताकत मिलती है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बेहद निचले स्तर से अपनी राजनीति की शुरुआत की। 1973 में वो 24 साल की उम्र में भलेसा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महासचिव चुने गए। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1975 में उन्हें जम्मू कश्मीर युवक कांग्रेस का अध्यक्ष नामित किया गया। 1980 में वो अखिल भारतीय युवक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। 1980 में वो महाराष्ट्र की वाशिम सीट से लोकसभा के लिए चुने गए। 1982 में उन्हें केंद्र में न्याय और कंपनी मामलों का उप मंत्री चुना गया। 1983 में उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री का प्रभार मिला। 31 दिसंबर 1984 को उन्हें संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाया गया। 1985 में वो फिर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1986 में कुछ अरसे के लिए वो गृह राज्य मंत्री और फिर खाद्य और रसद राज्य मंत्री रहे। अप्रैल 1990 में वो पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 1991 में तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार में उन्हें नागरिक विमानन और पर्यटन मंत्री बनाया गया। 1996 में वो एक बार फिर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। पिछले 38 वर्ष से मैं पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में रहा हूं। इन 38 वर्षों में राजनीति में बहुत गिरावट आ गई है। उस वक्त हमें ये भी नहीं मालूम था कि ये कोई पैसे बनाने के लिए राजनीति जाती है। यही हमें सिखाया गया था जब हम स्टूडेंट लीडर्स थे कि भाई लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने विधानसभाओं और पार्लियामेंट में उठाना है। लेकिन अब जो पैसे वाले हैं वो राज्यसभा में आ जाते हैं, पैसे वाले टिकटें लेके आ जाते हैं, पैसे लेकर काउंसिल में आ जाते हैं, टिकटें लेकर लोकसभा में पैसे देते हैं, और ये सब पार्टी में बीमारी हो गई है। 2002 में उन्हें एक बार फिर राज्यसभा के लिए चुना गया। 2004 में वो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री बने। 2005 से 2008 के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। 2009 में वो फिर से राज्यसभा के सदस्य बने। मई 2009 में उन्हें केंद्र में परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया। 2014 में केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद उन्हें राज्यसभा में नेता विपक्ष बनाया गया। 2015 में उन्हें एक बार फिर राज्यसभा के लिए चुना गया। इस दौरान वो कई प्रमुख संसदीय समितियों के सदस्य रहे। गुलाम नबी आजाद कई सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहे हैं। इसके लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। कृति मिश्रा के साथ जैगम मुर्तजा,
राज्यसभा टीवी।